तो मेरा हर तरीके से इस इंडक्शन का मकसद ये है कि जाने से पहले आपको ये बता दिया जाए कि जिस काम में आप जा रहे हैं, इस काम के लिए भारत के सिर्फ 14% लोग ही जा पाते हैं। कितने परसेंट? नहीं सुनाई दिया, कितने परसेंट? इस देश के न्यूज़ चैनल्स को भी सुनना चाहिए, इस देश के मुखिया को भी सुनना चाहिए, इस देश के सभी नेताओं को भी सुनना चाहिए कि हम देश के 85% लोगों को जाहिल रखने में कामयाब हो चुके हैं। और मैं आप सभी बच्चों को एक बात सिखा रहा हूं, जिंदगी में जब कोई प्रोफेशनल जिंदगी के अंदर बड़ा काम करना हो तो क्या कहना, पहले दिन एक बात लिखना कॉपी में कि मैं डॉक्टर बनूंगा, मैं एक साइंटिस्ट बनूंगा, मैं इस देश में 50 लाख के पैकेज पे नौकरी करूंगा। ये बात पहले कॉपी में लिख के अपने 15 उस दोस्तों को बताओ जिस दोस्त से सबसे ज्यादा प्यार करते हो। तो कमिटमेंट टू द सोसाइटी दैट यू विल बी दिस ... आई रिक्वेस्ट टू ऑल द पेरेंट्स ऑफ द कंट्री, मैं उन 25,000 रिपोर्टेड छात्रों के अभिभावक के रूप में मैं अभय संबर आह्वान कर रहा हूं कि इस अभियान में चैलेंजेस हैं। मैं अपने सभी पेरेंट्स को कह रहा हूं कि बी अ गुड फ्रेंड ऑफ योर चाइल्ड, उनके साथ खड़े होइए। गुड आफ्टरनून एवरीवन। कॉलेज के बंदों को बुला के जो आपकी कंफ्यूजन होती है सामने सामने बात करवा देते हैं कि आपका जो लेटर है वो सच्चा लेटर है, वो झूठा लेटर नहीं है किसी भी बच्चे का। ठीक है, जो बातें आपको बताई गई हैं वो 100% सत्य है। एडमिशन में आज पूरे देश में BDS के लिए 16 लाख 17 लाख 18 लाख रुपया नॉर्मल चार्ज है, लेकिन हम जो आपको एडमिशन्स दे रहे हैं उसमें लगभग एक बच्चे को जो BDS है उसमें 6 से 7 लाख रुपए की स्कॉलरशिप है। अगर आप आज कॉलेज को फ़ोन करेंगे, नॉर्मली आप कर सकते हैं कि भाई मैं एक बच्चा हूँ, मेरा नाम फलां है, मुझे एडमिशन्स के लिए मैं इंक्वायरी कर रहा हूँ, किसी दूसरे नंबर से कर लीजिए। तो आपको वो जो फीस बताएंगे आप उसको रिकॉर्ड कर लीजिए। एग्जैक्टली आपको फीस देखनी होगी, दोनों बच्चों अपनी फीस और उनकी फीस आपको समझ में आ जाएगी। जो कॉलेज में आप पढ़ने जाएंगे वहाँ पर और भी बच्चे होंगे, लगभग कितने और 70 के आसपास 75 के आसपास बच्चे होंगे जो रोज माइन के नहीं हैं। टोटल सीटों की संख्या है 100 में मान लीजिए हमने एडमिशन्स कर दी 30-35, तो उसके बाद जो बच्चे हैं 65, वो लगभग उनकी जो फीस है वो 16 लाख 16.5 लाख 17 लाख 18 लाख, जैसा मेरिट वैसा जाति के नाम पर आप जानते हैं कि ये स्कॉलरशिप आती है। तो अगर ऐसा कोई बच्चा उनके राज्य का भी है तो 16-17 लाख रुपए 18 लाख रुपए से नीचे में आपको वहाँ कोई बच्चा नहीं दिखेगा नॉर्मल फीस का। तो वो आपसे पूछेगा, यही बात के लिए आपको यहाँ बिठाया गया है, वो आपसे पूछेगा कि सर आपकी एडमिशन्स में इतना डिस्काउंट कैसे मिला आपको। तो आपको सबसे पहले उससे ये बात कहते हुए रोकना है कि हेलो मिस्टर, इट्स नॉट डिस्काउंट एंड ऑल, वी डोंट डू डिस्काउंट, हम कोई चंदे पे नहीं आए आपके। हमारी ट्रस्ट रोज माइन ने
टोटल कॉलेज की फीस का मेमोरेंडम के हिसाब से पेमेंट किया है। ये चंदा मंदा नहीं है, जो आपको मिला है वही फीस हमारी भी है, जो आपकी है वो मेरी है। मैं कोई माथे पे लिख के नहीं आया हूं कि मैं गरीब हूं, ऐसी कोई बात नहीं है। जो फीस उनकी है वही फीस आपकी है। आप ERP ऑन करेंगे, ERP के अंदर आपकी फीस दिखेगी। अगर वहाँ ERP हो रहा होगा तो जितने भी कॉलेजेस में रोजमाइन के बच्चे पढ़ते हैं उनको ERP सिस्टम से जोड़ दिया जाता है। वो लॉगिन करते हैं अपने कंप्यूटर में, देखते हैं मेरी फीस साल भर की कितनी है और मेरी देनी कितनी है, मेरी पेंडिंग कितनी है। तो ERP के अंदर में जैसे दूसरा बच्चा क्लास में रहता है वो खोलता है ERP सिस्टम, वो देखता है, वैसे ही आपकी फीस रहती है, वैसे ही उनकी फीस रहती है। आपके लिए कोई अलग कलर के कपड़े नहीं है, अलग कलर की थाली नहीं है, अलग कलर का कोई कैंपस नहीं है। आपके रहने की जगह उन्हीं अमीरों के शहजादों के साथ रखी गई। ये मीटिंग इसलिए आपको साथ की जाती है, इंडक्शन की मीटिंग हम क्यों करते हैं? बहुत लोग हैं देश के अंदर जो देश में एडमिशन्स का काम करते हैं, लेकिन उनके एडमिशन्स के काम का तरीका और रोजमाइन ट्रस्ट के एडमिशन के तरीके में आसमान और जमीन का फर्क है। उन्होंने एडमिशन करा, आपके साथ उनके रिश्ते खत्म हो गए। हमने एडमिशन किया, हमारे साथ आपके रिश्ते शुरू हो गए। अब ये रिश्ता आजीवन रहेगा। 4 साल तक हम आपसे मिलने आएंगे, हर साल में कम से कम 2 बार 1 बार तो ज़रूर मिलने आएंगे कि आपकी पढ़ाई कैसी चल रही है, आपको कोई तंग तो नहीं कर रहा है, आपकी कोई दिक्कतें तो 4 साल में नहीं आ रही हैं, आपको कोई रैगिंग तो नहीं कर रहा है, आपको कोई प्रोफेसर, टीचर, डायरेक्टर परेशान तो नहीं कर रहे, आपको कोई डिस्क्रिमिनेशन के साथ देखा तो नहीं जा रहा है कि आप रोजमाइन वाले हैं। कॉलेज के अंदर ये अलाउड नहीं है कि कोई हमें रोजमाइन वाला स्टूडेंट पुकारे, क्योंकि हम कोई गरीब स्टूडेंट तो है नहीं जिसको एक अलग से नाम दिया जाए। तो वो कॉलेज का स्टूडेंट है, जैसे सभी कॉलेज के स्टूडेंट रेस में वैसे हम भी हैं, और आपके कॉलेज की फीस उनके फीस से आधी है। ये बात कॉलेज मैनेजमेंट के बीच, रोजमाइन ट्रस्ट मैनेजमेंट के बीच एज पर द मेमोरेंडम साइन हुई है। हम उनको कितना फीस दे रहे हैं वो मेमोरेंडम में लिखी हुई है। और कॉलेज की फीस की ERP में जैसे एक आम परिवार का बच्चा डॉक्टर पंडित BD शर्मा यूनिवर्सिटी, जो कि गवर्नमेंट की यूनिवर्सिटी है, जैसे वहां से लॉगिन करके आता है, जितनी फीस वो देता है उतनी ही फीस की ERP सिस्टम के अंदर में हम आपकी भी फीस मेंटेन करते हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए 4 साल में कि आप इस मिशन के इतने बड़े काम को भूल जाएं। हमने जो मदद आपकी की है आपको पता नहीं है। हमने आपके पेरेंट्स को समझाया, पेरेंट्स को आपके लिए कन्विंस किया। ये कोई आसान काम नहीं है। तैयार किया कि वो आपको पढ़ने भेजें, इस मार्क्स पर भी डॉक्टर बनने भेजें। तो ऐसा है कि आप जो बच्चे हैं वहाँ कॉन्फिडेंटली जाइए। आप एलिजिबल स्टूडेंट हैं। डेंटल काउंसिल ऑफ इंडिया के को मार्क्स की जितनी ज़रूरत है उतने मार्क्स आपके पास हैं, तभी हमने एडमिशन्स के लिए हाँ कहा आपको। और टोटल 1 साल में हमें संस्थान द्वारा 40 सीटें दी गई। उन 40 सीटों में हमने लगभग आज एडमिटेड 25 छात्रों की रिपोर्टिंग रखी है, चाहे वो ऑनलाइन में है चाहे वो ऑफलाइन में है। 2 दिनों के अंदर में उन 25 बच्चों की PDF कॉपी, जो बच्चे घर पे हैं उनकी PDF ओरिजिनल कॉपी, और उनकी 1 लाख रुपए की हॉस्टल फीस जमा होनी है एज पर द डिस्कशन ऑन एग्रीमेंट। हर बच्चे को इन्फॉर्म्ड है कि वो 1 लाख रुपया फीस हॉस्टल की जमा करेगा एट द टाइम ऑफ
ज्वाइनिंग आज के डेट में। इसकी रिपोर्टिंग के लिए अमन जी, पीयूष जी आपके सामने बैठे हैं, कॉलेज की तरफ से आए हैं। ये आपके डॉक्यूमेंट वेरीफाई करेंगे, जो आप पैसा लेके आए हैं आप डायरेक्ट इनके हाथ में देंगे। उसके बाद कॉलेज मैनेजमेंट आपको एक डेट देगा, और जब डॉक्टर पंडित बीडी शर्मा यूनिवर्सिटी की काउंसलिंग होगी, जब काउंसलिंग डेट फाइनल हो जाएगी उस दिन आपको अपने सभी कागजातों के साथ, सभी का मतलब सभी जो आपके पास हैं, अभी क्या करना है, एक फाइल बनानी है घर में जाकर, जितने रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स आपके पास आपसे जुड़े हैं वो एक फाइल में रख लेनी है ताकि कुछ भी घर में ना छूटे। और वो अपने पेरेंट्स के साथ डॉक्टर पंडित बीडी शर्मा यूनिवर्सिटी जो कि हरियाणा में स्थित है, उस दिन आपको वहां जाना होगा, और मैं भी वहां उस दिन रहूंगा। जिस दिन भी काउंसलिंग होगी मैं वहां रहूंगा ताकि आपके साथ कोई परेशानी ना हो। वो वहां आने का मकसद ये होगा कि आपको एक गाड़ी में बिठाकर हम लेके जाएंगे, आपका लॉगिन करवाएंगे और आपकी सीट को फाइनल करेंगे। लेकिन एक बहुत साफ बात, जो पेरेंट्स बच्चों के साथ जाएंगे उनके रहने का और खाने का इंतजाम पेरेंट्स खुद करेंगे। जो बच्चे जाएंगे हम उनको हॉस्टल अलॉट कर देंगे। ये छोटी छोटी बातें हैं जो आज डिस्कशन होनी है। कई बार क्या होता है, बच्चे के पेरेंट्स सोचते हैं कि यार मैं एक दिन के लिए आया हूं, बच्चे के साथ क्या हॉस्टल में नहीं रह सकता। ये आप सोच रहे हैं, 100 बच्चों के लिए 100 कमरे हैं, 100 बच्चों के लिए 50 कमरे हैं, कहीं कहीं 1x2 है, 1x3 है, ऐसा इंतजाम हर साल किया जाता है। अभी आप पेरेंट्स को अगर कॉलेज के अंदर अलाउ कर दिया तो ये बहुत डेंजर होगा उन बच्चियों के लिए जो बच्चियां मेरी वहां पर किसी दूसरे के माध्यम से आई हैं, आपके साथ आपका भाई चला गया, उसने कुछ तंग कर दिया किसी बच्ची को, मेरी सेफ्टी प्रॉब्लम है, सेफ्टी की इशू है। तो हम किसी भी पेरेंट्स को कैंपस के अंदर में उस भीड़ भाड़ की स्थिति में कैंपस में नहीं रोकेंगे। बच्चे को हम लेंगे और आपको बाहर कर देंगे। हाँ, जब आप सेकेंड ईयर में या सेकेंड सेमेस्टर में बच्चों से मिलने जाएंगे तो हम आपको वादा कर रहे हैं कि आपके लिए गेस्ट हाउस वहां तैयार रहेगा, क्योंकि एक बच्चे के पिता अपनी माँ के साथ वो मिलना चाहे, रुकना चाहे तो ये पॉसिबल है। लेकिन अभी 100 बच्चों के पिता माता को रोकना नामुमकिन है। इतनी बड़ी तादाद में हम सबको एक साथ नहीं रोक सकते कैंपस के अंदर। इसलिए हम आपको यहाँ सूचित कर रहे हैं कि हम उस दिन सिर्फ आपके बच्चे को ही रखेंगे। आपके रहने और खाने का इंतज़ाम अपने आप को खुद तैयार करके जाना है आपको। ये एक पॉइंट है। दूसरा पॉइंट जो बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी है कि माँ बाप चाहे वो किसी भी कोर्स में बच्चों को भेज रहे हैं, मेरी रिक्वेस्ट है उनसे कि पहले महीने में अपना कान बंद रखें। पहले महीने में बच्चे को बहुत सारी इश्यूज आती हैं। फर्स्ट मंथ में वो अपने बॉयफ्रेंड को छोड़ के जा रही है, गर्लफ्रेंड को छोड़ के जा रहा है, दोस्त को छोड़ के जा रहा है, जा रही है, भाई बहन को छोड़ के जा रहा है, माँ बेटी को छोड़ रही है, बेटी माँ को छोड़ रही है, गांव की 17 साल की गलियां छोड़ रही है, खाना छोड़ रही है अपने घर का। बिल्कुल 4 साल के लिए उसका पलायन हो रहा है। जाहिर है कि वो बच्चा बच्ची वहाँ इमोशनली हरास होगा, थोड़ा सा इमोशनली उसको बहुत पेन होगा। हो सकता है कोई तकिया में मुंह घुसा के रोए, हो सकता है पेड़ के पीछे छुप छुप के रोए, बहुत सारी समस्याएं आएंगी। फिर उसको जब मन नहीं लगेगा तो वो बच्चा बच्ची सीधे मम्मी को बोलेगा, मम्मी मैं जो हूँ यहाँ नहीं रह सकता, मैं नहीं रह सकती, मेरा दिल नहीं लग रहा है। और जब मम्मी बोलेंगी बेटा थोड़ा रहने की कोशिश करिए, मन लगाने की कोशिश कीजिए, तो वो एक आइडिया सोचेगी, वो एक आइडिया सोचेगा।
हम लोग 17 साल से ये सब दवा कर रहे हैं। फिर वो अपने मम्मी पापा को फोन करके कहेगा कि मम्मी हमको खाने में छिपकली मिल रहा है। खाने के अंदर से वो फोटो निकाल करके दिखाएगा। पहले छिपकली को मारेगा दीवार से, फिर उसको खाना में डालेगा, फिर वो चम्मच से निकाल के दिखाएगा, वीडियो बनाएगा उसको। ये सारी घटनाएं हमारे साथ 17 सालों में हो चुकी। लेकिन आपको इंसानियत के नाते सोचना है कि क्या किसी दुश्मन को भी आप खाने के अंदर छिपकली दे सकते हैं, कॉकरोच दे सकते हैं? दे सकते हैं आप? नहीं सुनाई दिया? दे सकते हैं? लेकिन आपका बेटा बताएगा कि हम लोग उसको दे रहे। तो 1 महीना तक, आपको 1 महीने तक किसी भी कीमत पे बच्चों को सुर में सुर नहीं मिलाना है, वरना आपका बच्चा ड्रॉप कर जाएगा। 1 महीना तक जिस बच्चे को माँ बाप ने रख दिया, सरिया दिया। अब आपको मैं बताता हूँ आपका बच्चा और हमारे ज़माने में क्या फ़र्क था। आज के 2021 और 2000 में क्या फ़र्क था, 1999 में क्या फ़र्क था, 1998 में क्या फ़र्क था, 1995 में क्या फ़र्क था, और 2025 में क्या फ़र्क है। हम मैट्रिक पास करते थे तो हमारे यहाँ निमकी और शक्करपाला तैयार किया जाता था। मिठाइयाँ ख़रीदने की शायद रस्म नहीं थी कि बाज़ार से मिठाई आएगी, मिठाई बनाई जाती थी घर में। और मिठाई बनाकर एक बड़े से कांसे के बर्तन में दादी या माँ वो 4 शक्करपाला रखकर बताती थी, जो बच्चा मैट्रिक पास किया उसको, कि ये जो वाला भाभी जी को दे देना, ये वाला मौसी जी को देना, ये राम चचा को देना, ये राधे चचा को देना। और उनके यहाँ जो एक और रहती हैं, वो अलग उनका चूल्हा है, उनकी बच्ची को भी दे देना जाकर। तो ऐसे वो बच्चा खांचे लेकर जाता था गांव में। ये सच्ची कहानी है, मैंने ऐसा किया है। और वो जाके देता था शक्करपाला। तो पूछती थी वो मौसी कि ये किस बात की मिठाई है बेटा। तो मौसी को वो बताता था कि ऐसा है कि ये जो मिठाई है वो इस बात की है कि मैं मैट्रिक पास करके आऊँ। तो वो हाथ रख के सर पे उसको आशीर्वाद देती थी, दुआएं देती थी। फिर वो बच्चा फिर एक बार मिठाई लेके जाता था सेम। फिर पूछती थी अब किस बात का मिठाई बेटा। तो वो बताते थे कि मेरा ना पॉलिटेक्निक में एडमिशन हो गया, मेरा ना इंजीनियरिंग में एडमिशन हो गया दादी जी, मौसी जी, चाची जी। तो वो फिर आशीर्वाद देती थी और कहती थी कि जाओ बेटा बढ़िया से पढ़ कर आना, और बिल्कुल अच्छे से पढ़ना दिल लगा के। फिर वो बच्चा कॉलेज जाता था। कॉलेज में उसका भी बिल्कुल ऐसा ही मन नहीं लगता था जैसा आपका नहीं लगने वाला है। फिर वो सोचता था यार भाग जाना चाहिए, ये मेरे से हो नहीं पाएगा। फिर वो अपना बैग वैग सरिया लेता है कि आज रात में भाग जाएंगे। ये 99 वाला बच्चा है, ये 95 वाला बच्चा है, बैग सरिया रहा है। फिर उसको एक दिन याद आता था वो मौसी जी को क्या जवाब देंगे जाकर, जिनको शक्करपाला पहुंचाया था, निमकी पहुंचाया था। वो भाभी जी को क्या बताएंगे कि मैं भाग के आ गया। मैंने क्या सोचा 20वीं सदी में उस 19वीं सदी के बारे में। 19वीं सदी में वो एक तरीका था माँ बाप का समाज के साथ कमिटमेंट लेने का, सामाजिक कमिटमेंट बाउंडेशन, सामाजिक अनाउंसमेंट करवा देते थे कि मेरे बेटे का इंजीनियरिंग में एडमिशन हो गया, ये बच्चा जा रहा है और ये पढ़ के ही आएगा। ये देखिए कितना टेक्निकल तरीका था उन लोगों का कमिटमेंट को शेयर करने का। आज के बच्चे पास होते हैं, पड़ोस के छत वाले रहने वाले को पता नहीं चलता कि ये फेल हुआ कि पास हुआ। कोई कमिटमेंट, सामाजिक कमिटमेंट नहीं है। जब सामाजिक कमिटमेंट नहीं है तो 100% चांस है कि वो इंडिविजुअल डिसीजन ले सकेगा, उसका कोई किसी के साथ कमिटमेंट नहीं है। और मैं आप सभी बच्चों को एक बात सिखा रहा हूं, जिंदगी में जब कोई प्रोफेशनल जिंदगी के अंदर बड़ा काम करना हो तो क्या कहना,
पहले दिन एक बात लिखना कॉपी में कि मैं डॉक्टर बनूंगा, मैं एक साइंटिस्ट बनूंगा, मैं इस देश में 50 लाख के पैकेज पे नौकरी करूंगा। ये बात पहले कॉपी में लिख के अपने 15 उस दोस्तों को बताओ जिस दोस्त से सबसे ज्यादा प्यार करते हो। भाभी जी को बताओ, दोस्त को बताओ, भैया को बताओ, और मैसेज लिख दो कि आने वाले 4 साल बाद मैं एक डॉक्टर बन के आऊंगी। कम से कम पहले जैसा निमकी तो छना नहीं रहा है, शकरपाला तो बन नहीं रहा। तो कमिटमेंट टू द सोसाइटी दैट यू विल बी दिस ... जब आपको फेल होने का मन करेगा तो आपको वो मैसेज आपको सताएगा, कमिटमेंट सताएगा कि मैं ये कर सकता हूं कि नहीं। मैं आपको बताऊं, मेरी जिंदगी में जो कामयाबी की कई वजह रही हैं, मेरे कई दोस्त बोलते हैं कि यार आप ये शुरू कर दिए, तो मैं उनको कहता हूं देखो भाई, उस दिन जो जिम में मजाक में मैंने ये बात कही थी वो मैंने शुरू कर दी, और मुझे ये बिल्कुल पता नहीं है कि मैं ये कर सकूंगा कि नहीं, इसलिए पहले शुरू कर दिया है, बाद में देखेंगे फेल होने के बाद कि कर सकते थे कि नहीं। ऐसा इसलिए करता हूं मैं कि एक बार काम शुरू कर दिया और पूरे लोगों को बता दिया। कुछ लोग सोचते भी होंगे अरे यार इन्होंने बोल दिया है, पता नहीं होगा कि नहीं। मैं इसलिए नहीं बोल रहा कि होगा, मैं इसलिए बोल रहा हूं कि अब उस होने पर मैं मेहनत कर रहा हूं। मुझे भी पता है मैंने कितनों को बोल दिया है। जिंदगी में कामयाब होने का उसूल ही यही है, गिव योर कमिटमेंट टू द सोसाइटी, गिव योर कमिटमेंट टू योर पेरेंट्स, गिव योर कमिटमेंट, एंड नॉट कमिटमेंट फेक कमिटमेंट। कमिटमेंट इज ऑलवेज विद द सर्टेन एग्जीक्यूशन, देन यू विल गेट सक्सेस। आपने आज कमिटमेंट दे दिया सबको जाके कि मैं डिप्लोमा करने जा रहा हूं, मैं इंजीनियरिंग करने जा रहा हूं, मैं बीडीएस करने जा रहा हूं। ये दुनिया का सबसे भयंकर डरावना काम करने जा रहे हैं आप। इसको मैं ऐसे क्यों बोल रहा हूं पता है? अगर ये किसी को लगता है कि डॉक्टर बनना आसान है, इंजीनियर बनना आसान है, पॉलिटेक्निक करना आसान है और किसानी करना ज्यादा टफ है, तो वो 1 नंबर का गधा आदमी। किसान बनना बहुत आसान है, मजदूरी करना, कुदाल चलाना बहुत आसान है, ठेला लगाना, आम बेचना, आलू बेचना बहुत आसान है। इस देश में, इस दुनिया में सबसे मेहनत का काम है पढ़ाई करना, जो आप करने जा रहे हो। इसमें जितनी थकान होती है ना, उसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। इसमें जितना आदमी थकता है ना, उसकी कल्पना नहीं कर सकते आप। लेकिन पेरेंट्स क्या करते? पेरेंट्स, एक तो आप ऑलरेडी बहुत बड़े जंग में कूद चुके हो। मैं पेरेंट्स से बोल रहा हूं यहां पे। पेरेंट्स हाथ उठाइए थोड़ा। यस प्लीज, आपसे बोल रहा हूं ये बात। अपने बच्चों को ये फालतू की कहानियां मत सुनाइएगा प्लीज, कि मैंने ढिबरी में पढ़ाई की। आपने की तो क्या करें? अभी ढिबरी खरीद के लेके आए क्या? मेरे बाबा ने लालटेन में पढ़ाई की, मेरे पास साइकिल नहीं हुआ करती थी, उसका पंचर बना के मैं धूप में चलाता था। अरे भाई, वो वक्त था तो आप करते थे, ये उससे ज़्यादा टफ वक्त है। आप प्लीज़ ये फालतू की कहानियां अपने बच्चों को ना सुनाएं, इससे बच्चे के दिमाग पर बुरा असर पड़ता है। कमिटमेंट लीजिए विथ योर बिलीफ। आप उनके साथ खड़े हैं फेल होने पर। आप लोग क्या करते हैं? देश के सभी पेरेंट्स बच्चों के साथ एक अन्याय करते हैं। उनके साथ कमिटमेंट तो लेते हैं, पर फेल में साथ होंगे इसकी गारंटी नहीं देते। कमिटमेंट लेना है आपको, लेकिन फेल में साथ खड़े होने की गारंटी भी देनी है आपको। अभी ऐसा कोई कमिटमेंट आपसे नहीं लेना चाहिए बच्चों को, और बच्चों को पेरेंट्स से, पेरेंट्स को बच्चों से, कि बच्चा फेल होने के बाद पंखा देखने लग जाए कि इसकी रस्सी कितने हाइट की खरीदनी है। आई रिक्वेस्ट टू ऑल द पेरेंट्स ऑफ द कंट्री,
कि अपने बच्चों को समझने की कोशिश करें, और ख़ासकर माँ के बारे में मैं कहना चाहता हूँ कि वो बेहतरीन दोस्त बने। पापा से तो ऐसे ही डर लगता है, लेकिन पापा से डरता कौन है? बेटा। बेटी को डर नहीं लग रहा है क्योंकि पापा ऑलरेडी अटैच है बेटी के साथ। तो ये कॉम्बिनेशन थोड़ा सा बना लीजिए। मैं उन 25,000 रिपोर्टेड छात्रों के अभिभावक के रूप में मैं अभय संबर आह्वान कर रहा हूँ कि इस अभियान में चैलेंजेस हैं। मैं अपने सभी पेरेंट्स को कह रहा हूँ कि बी अ गुड फ्रेंड ऑफ योर चाइल्ड, उनके साथ खड़े हुए, इसलिए ये मीटिंग की जा रही। और जो भी बच्चे आज यहाँ आए हैं उनसे मैं आखिरी रिक्वेस्ट एक बात के लिए कर रहा हूँ कि आपका पहला पेरेंट्स यहाँ बैठा है अभय संबर के रूप में। आपको कभी कोई बहुत भयानक प्रॉब्लम हो जाए जो आप अपने माँ बाप को नहीं बता सकते, तो मुझे अपने पिता के रूप में, अपने बड़े भाई के रूप में, अपने चाचा के रूप में और अपने दोस्त के रूप में कॉन्फिडेंटली बताइए, मैं आपका साथ देने के लिए खड़ा हूं। कभी कभी कोई प्रॉब्लम ऐसी आ जाती है जो आप किसी को नहीं बता सकते और आप दूसरे दिशा में चले जाते हैं। वो नहीं करना है। वो समस्या एटलीस्ट हमें बतानी है। हम आपके साथ खड़े हैं, मेरा वादा है आपके साथ। ये आप टेंशन मत लीजिए। ऐसे कई बातें हैं जो आप अपने पेरेंट्स को नहीं बता सकते, लेकिन इस पेरेंट्स को इसलिए बताइए कि ये पेरेंट्स आज के दौर के 25,000 बच्चों का पेरेंट्स है और 25,000 प्रॉब्लम्स को समझता है। इसलिए आप मुझे बताइए, और आपको वादा कर रहे हैं कि आपके साथी पक्ष में खड़े होके उस हालात का सामना करेंगे, क्योंकि आखिरकार आप बच्चे तो हैं ही, गलती तो आपसे हो ही सकती। तो मेरा हर तरीके से इस इंडक्शन का मकसद ये है कि जाने से पहले आपको ये बता दिया जाए कि जिस काम में आप जा रहे हैं, इस काम के लिए भारत के सिर्फ 14% लोग ही जा पाते हैं। कितने परसेंट? नहीं सुनाई दिया? कितने परसेंट? इस देश के न्यूज़ चैनल्स को भी सुनना चाहिए, इस देश के मुखिया को भी सुनना चाहिए, इस देश के सभी नेताओं को भी सुनना चाहिए कि हम देश के 85% लोगों को जाहिल रखने में कामयाब हो चुके हैं। यही वो ऐलान कर रहे हैं। हम देश के 85% लोगों को क्या रखने में? जाहिल रखने में कामयाब हो चुके हैं। और ये आज वाले लोग नहीं, 50 साल से ऐसा ही हो रहा है। ये मत सोचिएगा मैं किसी सरकार के खिलाफ बोल रहा हूँ। सभी सरकारों ने मिलकर आज तक सिर्फ 15% लोगों को टेक्निकल, पैरामेडिक, मैनेजमेंट और मेडिकल शिक्षा व्यवस्था से जोड़ा है। बाकी की जो डिग्रियां हैं जिसको वो 15% मानते हैं, यानी भारत का ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो 28% का है, तो मैं 15% बोल रहा हूं कि टेक्निकल, पैरामेडिक, मैनेजमेंट और मेडिकल, ये वो शिक्षा व्यवस्था है जिसमें भारत की जॉब छुपी हुई है, दुनिया की जॉब छुपी हुई है। यही 15% लोग हैं बस। और जो बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, केमिस्ट्री ऑनर्स, हिस्ट्री ऑनर्स, ज्योग्राफी ऑनर्स, बायो ऑनर्स, हिस्ट्री ऑनर्स, 1% को छोड़कर सरकार के पास पूरा तरीके से ये नॉलेज है सरकार को कि उसमें 1% लोग सच्चे हैं, 13%, 12% लोग फ्रॉड हैं। वो सारी जो डिग्रियां हैं वो घर बैठे परोसी जा रही हैं। घर बैठे केमिस्ट्री ऑनर्स करें, घर बैठे हिस्ट्री ऑनर्स करें, घर बैठे ज्योग्राफी ऑनर्स करें, बायो ऑनर्स करें। ऑनर्स की स्पेलिंग नहीं लिख पा रहा है बट वो ऑनर्स है। तो वो व्यवस्था को सरकार मानती है, अगर गवर्नमेंट मानती है यहाँ की और वहाँ सारे प्रदेशों की, पूरे देश की 50 वर्षों में, कि ये एजुकेटेड लोग हैं और दोनों को मिलाकर हम लोग 28% पर हैं, तो ये बहुत दुखदाई है, बहुत दुखद है। इसलिए हम आज आपसे कह रहे हैं कि आप वो खुशनसीब बच्चे हैं अंत में जो
उस 14% 15% में शामिल हैं जो टेक्निकल, पैरामेडिक, मैनेजमेंट और मेडिकल शिक्षा व्यवस्था के साथ जुड़े हैं और हिम्मत के साथ आगे बढ़ रहे, पढ़ने जा रहे हैं। मैं आप सबको बहुत मुबारकबाद देता हूं इस काम के लिए। आप सब लोग वहां जाएंगे तो हम आपके साथ 4 साल पहले से भी खड़े रहेंगे, आज भी खड़े हैं। जो बच्चे डिप्लोमा करने जा रहे हैं, जो बच्चे इंजीनियरिंग करने जा रहे हैं, वो सभी बच्चों के साथ हम पूरी तरह से, जैसा आपने कमिटमेंट लिया है हमसे, उस पर आपके साथ सवाल जवाब करने के लिए हमारे साथ कॉलेज मैनेजमेंट बैठा है। थैंक यू सो मच, थैंक यू एवरीवन। गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। माई सेल्फ पीयूष ठाकुर। मैं जो आपकी जो कॉलेज के अंदर जितने भी यमुना डेंटल कॉलेज के एडमिशन मैं ही देखता हूँ सारे, जो आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो है सब कुछ मैं ही करूँगा आपके आगे। जो प्रॉब्लम्स वहाँ क्रिएट होंगी, जो भी आपको कोई प्रॉब्लम आएगी, मैं आपको फॉरवर्ड करूँगा। प्लस ये रहेगा एक थोड़ा सा मैं कह रहा हूँ, अपना एक डॉक्यूमेंट्स के प्रॉपर एक चेन 3 सेट्स बना लीजिए। जो आपके 3 सेट्स वगैरह बनेंगे, आपको एक चेकलिस्ट प्रोवाइड की जाएगी, जिसमें चेकलिस्ट के अकॉर्डिंग आपने 3 सेट्स की कॉपीज बना लेनी है और एक PDF की फाइल प्रॉपर मेंटेन करके, जिससे आने वाले टाइम में कोई दिक्कत ना आए। प्रॉपर क्या होता है, फर्स्ट मैं आपको स्टेप बताता हूँ कौन से स्टेप्स क्या होते हैं। हमारा जो कॉलेज है जिसका नाम यमुना इंस्टीट्यूट ऑफ डेंटल साइंस एंड रिसर्च है, ठीक है, अंडर ये आता है PJ रोहतक, जो शॉर्ट फॉर्म में PJ रोहतक कहते थे, उसको पंडित BD शर्मा एसएस रोहतक भी कहते हैं। फर्स्टली हमने क्या करना होता है, एक आपका रजिस्ट्रेशन फॉर्म ओपन होगा, नियर बाय अपना 15 अगस्त तक आपकी डेट आ जाएगी। उसमें आपके जो सारे डॉक्यूमेंट्स होते हैं, उसमें क्या होगा, आपके ऑनलाइन फॉर्म भरा जाएगा। ऑनलाइन फॉर्म में आपके डॉक्यूमेंट्स जो रहते हैं, मैं सिंपल सा बताता हूँ। एक आपका आधार कार्ड, 10th की DMC, +2 DMC, कैरेक्टर सर्टिफिकेट, माइग्रेशन सर्टिफिकेट, नीड स्कोर कार्ड, फोटोग्राफ, आपके स्कैन सिग्नेचर्स और आपका कोई कैटेगरी सर्टिफिकेट्स है, जिसमें OBC सर्टिफिकेट हो गया, प्लस आपका जैसे SC ST सर्टिफिकेट हो गया, ये सारी कॉपीज अपडेट होनी चाहिए। अपडेट इन द सेंस कि 1 अप्रैल के बाद का अपडेटेड लेटर होना चाहिए, क्योंकि तभी हम अप्लाई करेंगे, यानी विदिन 3 मंथ्स के बैक के डेट का होना चाहिए। 2025 का होना चाहिए, 2025 1 अप्रैल के बाद का। फर्स्टली आपने सारे डॉक्यूमेंट्स सारा रेडी कर लेने हैं। देन आफ्टर दैट उसके बाद आपके काउंसलिंग का फॉर्म फिलअप होता है, जो पंडित BD शर्मा एसएस रोहतक का होता है। आपने सारे डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड करवा देने हैं। आपको स्टेप बाय स्टेप आपको जो प्रॉब्लम होता रहेगा हम आपको बता देंगे। फर्स्टली क्या आपने एक फॉर्म फिलअप होगा, देन आपका एक फॉर्म रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिलअप होगा। देन उसके बाद होती है चॉइस लॉकिंग। चॉइस लॉकिंग में आपने जो भी हो हमारा स्टेप है, चॉइस लॉकिंग के लिए आपको सारे डॉक्यूमेंट्स भेज देने हैं। चॉइस लॉकिंग आप हम करेंगे, जो आपने पेमेंट सबमिट करनी है आप ऑनलाइन कर सकते हैं, ऑनलाइन अकाउंट में कर सकते हैं। जैसे आपको DD डिमांड ड्राफ्ट सबमिट करना था, बेसिकली आजकल तो थोड़ा ऑनलाइन का जमाना है, तो ऑनलाइन ज़्यादा बेटर रहता है कि ऑनलाइन में कोई गलती वगैरह नहीं हो पाती। जैसे सर ने बताया कि पंडित BD शर्मा एसएस रोहतक है, अब उसमें कई बार लिख देते पंडित ही है, PAD लिखते उसमें, पंडित में PTI डॉट है। अच्छा, कई बार गलती ये चीजें गलती हो जाती है। लास्ट ईयर में जैसे कह रहे हैं गलती हुई है, इसका जब उसमें हम कहते हैं पेबल एड में आपने अपना डाल दिया, पर पेबल डाटा आता है वहां पर SBI रोहतक, जो जहाँ की यूनिवर्सिटी है SBI रोहतक आता है। इसलिए आप, मेरी एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग कुछ ना करें, आप सिर्फ एक कॉलेज अकाउंट नंबर देंगे आपको, उसमें आप पेमेंट सबमिट कर दीजिए। जो कॉलेज अपने आप पे सारा कुछ करता रहेगा। जितने बच्चे हैं सर के अकॉर्डिंग, जितने बच्चे उनको सेटिस्फाई करना, उनको एडमिशन कराना मेरा प्रोसीजर। आपने सिर्फ, चलिए बहुत अच्छा, 100% आपको मैं बेनिफिट होगा। आपने आना है, वो मेरी बेनती आपको, मैं एडमिशन में जो आपके डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपने रेडी कर लें। आज मैं आपके सभी डॉक्यूमेंट चेक करूंगा, उसमें कुछ भी दिक्कत है, होता कुछ नहीं। जिस तरह कोई भी नियम ले लीजिए, जिस तरह नेहा है, नेहा ने आपने 10th में नेहा है, नेहा मौर्य, नेहा मौर्य आपको फुल नेम है ना, आपने नेहा मौर्य, तो आधार कार्ड में नेहा है। हो सकता है ये चीजें गलतियां बहुत होती हैं, और वहां जब हम यूनिवर्सिटी में जाते हैं ना, ऐसे एक सेमिनार हॉल है, आपके 2 जगह डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होती है, सेमिनार हॉल होता है, ऐसे सेमिनार हॉल जिसमें हजारों की तादाद से बच्चे आते हैं, हजारों में पूरे ऑल ओवर इंडिया का बच्चा आता है। तो उसमें आप एक प्लस बच्चे को बुलाया जाएगा अकॉर्डिंग टू नीड्स को, जो आपका नीड्स को अकॉर्डिंग बुलाया जाएगा। प्रॉपर ऐसी कॉन्फ्रेंस हॉल है, वहाँ पर एक कमेटी बैठी हुई है, जहाँ से 20-25 आदमी की कमेटी बैठी हुई है, आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करिए। अब जिस तरह मेरा माइंड, सबका माइंड, सबका माइंड अलग अलग है, कुछ भी इतनी सी भी गलती निकल जाती है और रिजेक्शन डाल देते हैं। और ये जो मेडिकल की जो एडमिशन है बहुत टफेस्ट होती है। आपको सिंपल बता दो, डिप्लोमा बीटेक के तो हम डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हमने अपने ओन लेवल पे करने होते हैं, जो कि मेडिकल की जो एडमिशन होती है बहुत टफेस्ट होती है। इनकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराना भी बहुत बड़ा तकरीबन लेवल है। अगर इस चीज को मान के चले, आपको उस दिन पता चल जाएगा, आपको पता लगेगा, उस दिन पता चल जाएगा। मतलब आपको शाम हो जाएगी, सुबह के आप अपने घर से
काजू किशमिश लेके जाइए। सुबह जाएंगे हम लोग 10 बजे, रात हो जाएगी 9 बजे। नहीं, सुबह हम 4 बजे अपने कॉलेज से निकलेंगे, वहाँ पे 9 बजे पहुँचेंगे, नाश्ता 10 बजे हम लोग को पहुंचना है आरो तक। 9 बजे हमने पहुँचना है वहाँ पे हर हालत में। और सारे जो हमारी कैटेगरी में जो हम सारे आउट ऑफ स्टेट है जाना है, हम एक मैनेजमेंट कैटेगरी के अंदर आते हैं सारे, ठीक है। तो मैनेजमेंट कैटेगरी में पूरा ऑल ओवर इंडिया बच्चा आता है। तो ऐसा ये कहना है कि मेरा रिक्वेस्ट है कि जो आपके डॉक्यूमेंट्स हैं, आपने कोई भी डिफरेंस निकाले, कोई भी गलती निकाले, आपने जल्द से जल्द उसको सुधारना, क्योंकि हमारे पास सिर्फ 10 दिन ही है इसके। आज हम आपको सारा गलती बता देंगे, आपके डॉक्यूमेंट्स जो आपके डॉक्यूमेंट्स की गलती है वो हम सारा बता देंगे, सिर्फ विद इन 10 डेज है। हम करते हैं, हम चाह रहे हैं कि हम जो भी प्रॉपर लाइन से काम चले। कई बार हो जाता है ऊपर नीचे की थोड़ा एफिडेविट वगैरह शो करना पड़ जाता है, बच्चे ऐसे ऐसे गलतियां कर देते हैं, कोई का बड़ा घर पे आधार कार्ड भूल रहा है, 10th DMC बोला है, ये अपने माइंड में लेकर कोई चीज कहीं नहीं भूलनी है। आज जो चेकलिस्ट दी जाएगी उसमें से कुछ भी भूले अगर आप और वहाँ कोई मसला आया तो फिर हम आपको वहाँ डांटेंगे, बढ़िया वाला। इसलिए आज जो बताया जाएगा उसको आप सिर्फ समझेंगे नहीं, 4 बात पूछेंगे कि इसमें इसका मतलब क्या है, सर मैं आपको DMC का मतलब क्या है, बताओ। आपको बता दूं। सुन ली, क्या है DMC? DMC डिटेल मार्कशीट, ठीक है ना। DMC 10th की DMC मतलब जो आपके 10th की DMC मतलब जो आपका जो अपना डिटेल मार्कशीट आती है जिसमें इंग्लिश हिंदी मैथ्स साइंस के एग्जाम्स होते हैं, ठीक है। करेक्टर सर्टिफिकेट जिस तरह यूपी बिहार में कहते हैं चित्र प्रमाण पत्र, करेक्टर है, चरित्र प्रमाण पत्र। एक माइग्रेशन सर्टिफिकेट होता है, स्थानांतरण पत्र कहते हैं जिसको। इस टाइप का सारा सिस्टम बैठता है। ये आपने सारे आप आज मेरे पास 10 कैंडिडेट्स हैं मेरे साथ अकॉर्डिंगली, तो मैं 10 कैंडिडेट्स को प्रॉपर वेरीफाई करके जाऊंगा, प्रॉपर आपको सारा बता के जाऊंगा। कुछ भी गलती होगी वो बेटे आपने रिवाइज करनी है। अगर वहां कुछ भी हो गया, कुछ लास्ट ईयर सर के जो कह रहे हैं 3-4 बच्चे रह गए थे, उनकी सेम प्रॉब्लम्स थी। प्रॉब्लम तो क्योंकि आने वाला स्टूडेंट बहुत है। अब नियर बाय आपको मैं यूपी से काउंसलिंग हो रही है, 30,000 स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने पार्टिसिपेट किया यूपी की काउंसलिंग के अंदर। 30,000 स्टूडेंट्स हैं जो, और सीट्स कितनी हैं उससे मेरे 3 से 4 हजार। इसलिए कंपटीशन बहुत हाई है। इस करके थोड़ा सा आप अपने माइंड सेटअप करके चलिए कि सारा कुछ क्लियर करिए। कुछ भी लीगल एजेंसी में कुछ भी गलत हो सकता है। इसलिए अच्छा थोड़ा ध्यान रखिए। पीयूष जी, थैंक यू सो मच। बैठिए। पीयूष जी, मैं आपसे एक पूछ रहा हूँ, इन बच्चों से और भी पूछ रहा हूँ। ये कैंपस में आपकी जो जिंदगी है 4 साल रहेगी। मैं आपसे एक और रिक्वेस्ट कर रहा हूँ अभी खास तौर से। अब तो काउंसलिंग लगभग खत्म की तरफ है। सबसे अमीर आदमी वो है, सबसे अच्छा आदमी वो है, जो सबसे तरक्की करने वाला आदमी वो है, जो अपने साथ समाज के बच्चों को भी ये जाकर बताए। देखिए कैसे लोग हैं, हमको कहाँ पता चल गया, हम अपना कामयाब हो गए, हम अब किसी को नहीं बता रहे। रोजमाइन संस्था में आपसे मैं अपील कर रहा हूँ कि आप इस पैगाम को जो रोजमाइन चला रहा है ये सबको जाके बताइए। आपसे कोई मदद नहीं मिली है हम लोगों को, हम लोगों ने आपकी काफ़ी मदद की। तो होना ये चाहिए कि आपके दोस्त अहबाब भी नीट में थे, आपके दोस्त अहबाब भी इंजीनियरिंग पढ़ने जाने वाले थे, जो +2 मैथ से पढ़ रहे थे कोचिंग में आपके साथ। आप उनको इस ग्रुप के बारे में ज़रूर बताइए। हम लोग अब रेफरल एडमिशन शुरू करने वाले हैं, मतलब जिन बच्चों का हमने एडमिशन कर दिया उनके परिवार से हम किसी बच्चे को एडमिशन्स देना चाहते हैं। हम लोग हर साल ऐसा करते हैं, इसलिए मैं आपसे अपील कर रहा हूँ कि आप हमारी इस संस्था की ये मदद आप कर सकते हैं। हाँ सर, आप कुछ पूछ रहे हैं। करेक्टर सर्टिफिकेट तो सर 6 महीने वैलिड रहता है, तो अभी हम किसी भी रजिस्टर्ड ऑफिसर से बनवा के दे सकते हैं? बस आप नहीं, करेक्टर सर्टिफिकेट जो वैलिड रहता है 6 महीने के लिए, हमें तो बस ये सारा मामला 1.5 महीने का ही है।